राधे राधे। एसएसटी क्लास में आप सभी क्लास 7th के स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस क्लास में हम सिविक्स का लेसन 3 यानी हमारी कार्यपालिका पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक हमारे देश के सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति, उनकी शक्तियाँ, उनके अधिकार, उनके कार्यकाल व उनकी योग्यताओं के विषय में पढ़ा। साथ ही हमने ये भी जाना कि हमारी कार्यपालिका के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, जिनमें राष्ट्रपति सहित उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद शामिल है। इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज इस क्लास में हम हमारे देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद के विषय में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारे देश की सर्वोच्च विधायी संस्था, जिसे हम संसद कहते हैं, वो किस तरह मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, यानी भारत के उपराष्ट्रपति। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का मतलब है कि ये पद स्पेशली राज्यसभा के सभापति के लिए ही बनाया गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि वह राज्यसभा के सदन की अध्यक्षता करे। और साथ में ही एक इम्पॉर्टेंट काम और, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के तौर पर, यानी उन्हें वो सभी अधिकार दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति के पास हैं, वो बतौर राष्ट्रपति उस पद को संभालेंगे। हमारे देश के संविधान में उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब उपराष्ट्रपति का जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, जबकि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी उन्हीं सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उपराष्ट्रपति का पद वही व्यक्ति संभालेगा जिसके पास उपराष्ट्रपति पद की योग्यता होगी और जो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पास करके, यानी क्वालिफाई करके आगे आएगा। तो अब उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए और उपराष्ट्रपति पद के लिए। साथ ही भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए एक ही आयु रखी गई, यानी 35 वर्ष। इसके बाद वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी उसके अंदर वो सभी योग्यताएं हों जो एक राज्यसभा के सदस्य के अंदर होनी चाहिए। निर्वाचन के समय वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी जब वह उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो रहा हो वो व्यक्ति, तो वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और यह लाभ के पद का मतलब हो किसी सरकारी नौकरी पर ना हो। इसके बाद उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो केवल 5 साल के लिए ही बनता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद है वो 5 साल के लिए होता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें इसलिए साथ में हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, यदि वो किसी कारणवश खाली हो जाता है तो उसे अतिशीघ्र ही भरा जाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उसके कार्यों को संपादन कराने, यानी उसके कार्यों को कराने व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। यानी उस पूरे मंत्रिपरिषद का, उस पूरी एक समूह का, एक टोली या एक ग्रुप कह सकते हैं, एक ग्रुप बनाया जाएगा और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा।
और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की यानी उस मंत्रिपरिषद के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति सभी की राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करेगा और प्रधानमंत्री के अनुसार यानी कहे अनुसार उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हम कह सकते हैं कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके आया हो और वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना उसका ज़रूरी है। मान लीजिए वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता तो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा या मंत्री पद दे दिया जाएगा, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर ही उस पद पर यानी उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। और ऐसा यदि वह नहीं कर पाता, वो व्यक्ति अपने पद को नहीं प्राप्त कर पाता, तो उसे उस मंत्रालय को यानी जो उसको मंत्री का जो पद दिया गया है, जो मिनिस्टर का उसे पद दिया गया है, वो उसे छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अपना जो पद है यानी प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति के सामने लेते हैं और पद की गोपनीयता की यानी यह गोपनीयता का मतलब हुआ कि जितनी बातें ज़रूरी हैं अधिक से अधिक उन्हें गोपनीय रखें, यानी कि सारी बातें सबके सामने कह देंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उसे अपने कामों के लिए संसद में उसकी जवाबदेही होती है। प्रधानमंत्री का जो व्यक्ति पद ग्रहण करता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही हो, राज्यसभा के सदस्य को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। हमारे देश में कई प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। और कई मंत्री ऐसे हैं, चरण सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में गए ही नहीं क्योंकि वो राज्यसभा से निर्वाचित हुए थे। और अविश्वास प्रस्ताव पाने वाले यानी अविश्वास प्रस्ताव के कारण जिन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इन्होंने भी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। तो ये कुछ ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अलग अलग क्रियाकलापों में भाग लिया। अब बात आती है कि सत्तारूढ़ दल और सत्ताधारी दल क्या होता है। सत्तारूढ़ दल का मतलब हुआ जब लोकसभा का चुनाव होता है, जिस दल के आधे से अधिक व्यक्ति सदस्य हैं लोकसभा में चुनाव जीतकर पहुंचते हैं और वो लोग राष्ट्रपति के सलाह पर क्या कहते हैं सरकार बनाते हैं। तो ऐसे दल को और उनमें से वो एक प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं। तो ऐसे दल को सत्तारूढ़ दल, और जो बाकी के दल बचते हैं यानी उन सदस्यों का भी लोकसभा में चुनाव जीतकर आए हैं वो लोग भी, लेकिन उनके दल के कम लोगों को लोकसभा में स्थान मिला है, तो ऐसे दल क्या कहलाते हैं? विपक्ष। फॉर एग्जाम्पल वर्तमान समय में हमारे देश में बीजेपी की सरकार है और बाकी जो दल हैं वो क्या है? विपक्ष हैं। अब बात आती है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद काम क्या क्या करते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की है। इसके लिए मंत्रिपरिषद में कई मंत्रालय बनाए गए हैं और जिनको समय समय पर उन अपने कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने कामों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मंत्रालय और विभागों में कई हजार लोग काम करते हैं और ये अधिकारी और कर्मचारी पूरे देश में फैले हुए हैं। ये नहीं कि केवल एक निश्चित जगह पे हैं, अधिकारी और कर्मचारी पूरे देश में हैं। जैसे रेल मंत्रालय के अधीन बहुत सारे लोग हैं, रेलवे सफाई कर्मी हैं, टीटी हैं, टिकट बांटने वाले हैं, ऐसे हर विभाग में। शिक्षा मंत्रालय में बहुत सारे अधिकारी हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो पूरे देश में हैं। इन सब कामों करने के लिए बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हर विभाग को साल भर में सैकड़ों हजार रुपए खर्च करने के लिए दिया जाता है और इस पूरे खर्च की जिम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की होती है। और खर्च और आमदनी के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है जिसे वित्त मंत्रालय कहा जाता है। तो ये थी हमारे मंत्रिपरिषद
और प्रधानमंत्री के काम। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे देश की विधायी संस्था है यानी संसद, वो किस तरह से हमारे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिपरिषद की अपने कार्यों के प्रति लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। उसे यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के विरुद्ध या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और उसे बहुमत मिल जाता है, लोकसभा में भी वोटिंग के ज़रिए ही कोई निर्णय लिया जाता है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है। तो हर काम के लिए मतदान को वरीयता दी जाती है, वोटिंग कराई जाती है और ये पाया जाता है कि उन लोगों को कम वोट मिले हैं। यदि बहुमत कराया मंत्रिपरिषद को कम वोट मिलते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा भी संसद के जो सदस्य हैं उन पर लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी प्रकार से भी नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे कि जो लोग दूसरे सांसद हैं वो उनसे सवाल पूछ सकते हैं और उनसे जानकारी मांग सकते हैं। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए कि ये जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है कि वो उनके सवालों का सही जवाब दें और गलत जवाब बिल्कुल ना दें। वे किसी भी विषय में मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं, बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं और उसमें संशोधन का भी सुझाव दे सकते हैं। केवल सुझाव ही देंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप करो। तो संसद जो है वो पूरी तरह से मंत्रिपरिषद को कंट्रोल करता है, उन्हें मनमानी करने से रोकता है। अब इसके बाद बात आती है हमारे प्रदेश के संदर्भ में। हमारे प्रदेश के लिए जो कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बना हुआ है। जो स्थिति देश में लोकसभा और कार्यपालिका की है, वही स्थिति राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करते हैं जो भारत का नागरिक हो और जो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका। अभी मैंने बताया था जब उपराष्ट्रपति की बात आई थी तो मैंने ये बात क्लियर की थी। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। उसी तरह राष्ट्रपति को उसके कार्यों और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक सेम उन दोनों का जो स्टेटस है वो सेम है। वो काम वो केंद्र स्तर पे करते हैं, वही काम को वो राज्य स्तर पे करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य अधिक से अधिक विधानसभा के कार्यकाल यानी केवल 5 साल के लिए ही वो बनते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर वे 5 वर्ष से पहले भी हटाए जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि आप बस इतना समझ लो कि ये एक तरह की एप्लीकेशन है जिस पर यदि आधे से ज़्यादा लोगों ने साइन कर दिया तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अपने पद को छोड़ना होगा। या तो फिर वो विश्वास प्रस्ताव पास करें, वो अपने आप को ये अपनी गलती के लिए जस्टिफाई करें, अपने गलती के लिए ये बताएं कि हमने ये गलती नहीं की, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ, अपनी सफाई दे सकें। तो अगर वो ऐसा करने में विश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने में यदि वो सफल हो जाते हैं तो अपने पद पर बरकरार रहेंगे और यदि नहीं होते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये था हमारे देश की कार्यपालिका जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।